जसप्रीत कौर, हम इरपिन से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रूस विक्ट्री डे मना रहा है, 77वां विक्ट्री डे मना रहा है और यहाँ पर यूक्रेन में सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। दरअसल जो विक्ट्री डे रूस मना रहा है उससे यूक्रेन का लिंक है कि क्या आगे होने वाला है, युद्ध का क्या होगा। इस बीच जो परेड हुई है उसमें हथियारों की नुमाइश की गई है और एक तरह से कहा जाएगा कि रूस ने इस परेड के जरिए मेगा शो किया है, अपनी पावर को दिखाने की कोशिश की है और पुतिन ने इशारों में साफ कर दिया कि यूक्रेन पर जो हमला किया गया है वो बिल्कुल सही किया है। दरअसल नाजियों पर जीत का जश्न पूरा रूस हर साल इसी दिन 9 मई को मनाता है। एक रिपोर्ट के जरिए हम परेड से जुड़ी हर जानकारी आपको दिखाते हैं। Командующий парадом генерал армии Сталинов. ये पुतिन का पावर शो है। रेड स्क्वायर पर ये रूस का शक्ति प्रदर्शन है। मॉस्को में जंगी परेड, नेटो में डायरेक्ट संदेश। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने जंगी परेड की। इस परेड पर पूरी दुनिया की नजर थी। जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेड में शामिल होने पहुंचे तो वो सबसे पहले पूर्व सेना के अधिकारियों से मिले। उन्होंने हाथ मिलाकर उनका जोश बढ़ाया। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। परेड में सबसे पहले रूसी झंडा लिए सेना के जवान दिखे, जिसके पीछे सोवियत संघ का झंडा दिखा। परेड में सोवियत संघ का झंडा लहराकर पुतिन ने अपनी मंशा दुनिया के सामने साफ कर दी। वो एक बार फिर रूस को महाशक्तिशाली देखना चाहते हैं और वो सोवियत संघ को गठित करना चाहते हैं। फिर अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाया। Поздравляю вас с днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского. मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूसी सेना ने अत्याधुनिक हथियारों को दिखाया, जिसमें टैंक से लेकर रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। हालांकि आखिरी वक्त पर परेड में वायुसेना के ना शामिल होने की खबर आई। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया रूस का कोई सीक्रेट प्लान बता रही है। पुतिन के संबोधन से साफ है कि रूस पर युद्ध थोपा गया है। उनका इशारा एक बार फिर नेटो देश की तरफ था। जिस तरह रूस के विरोध के बावजूद पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते थे, उससे रूस को खतरा महसूस हुआ। पुतिन ने आज साफ किया कि नेटो देशों की आक्रामकता का जवाब रूस ने दिया। Шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. पुतिन ने यूक्रेन की जंग से पस्त हो चुकी रूसी जनता के अंदर देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की। अपने संबोधन में पुतिन ने अमेरिका पर भी हमला बोला। पुतिन ने आरोप लगाया कि उन्होंने पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका आज भी रूस को दुश्मन मानता है और वो रूस के पड़ोसी देशों के जरिए हमला करना चाहता है। परेड के अंत में पुतिन ने नाजियों के खिलाफ शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खुलकर रूस के विरोध में सामने आ गए हैं। कल अमेरिका की फर्स्ट लेडी, कनाडा के पीएम, जर्मनी के संसद के अध्यक्ष ने दौरा किया यूक्रेन का और ये बतला दिया रूस को कि वो हर हाल में यूक्रेन के साथ है, ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यूक्रेन का हौसला बरकरार, ज़ेलेंस्की के साथ मददगार। Thank you for coming. रूस पर होगा कड़ा प्रहार। दुनिया के 3 बड़े नेताओं ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके रूस को बता दिया है कि वो इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पहली तस्वीर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है, जिन्होंने ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तस्वीर क्रोएशिया के पीएम और ज़ेलेंस्की की है। वहीं तीसरी तस्वीर में नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष ज़ेलेंस्की से मिलते दिख रहे हैं। Thank you for coming. सबसे पहले बात कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की। रूस में 9 मई के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन से पहले ट्रूडो अचानक कनाडा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने इरपिन शहर का दौरा भी किया, जहां बर्बादी के हालात देखने के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कड़ी निंदा की। ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन में जघन्य युद्ध अपराध के लिए पुतिन जिम्मेदार है। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. There must be accountability. Canada will support Ukraine as you seek justice for your people who Russia is killing and brutalizing. Since Russia's full-scale invasion 73 days ago, Canada and Canadians continue to stand by your side. इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया। कनाडा ने यूक्रेन से आयात पर 1 साल के लिए सभी शुल्क हटा दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने भी कीव में मुलाकात की। दोनों के बीच रक्षा, ऊर्जा सहयोग और यूरोपीय एकीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रोएशिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने आखिरी दम तक यूक्रेन का साथ देने का दावा किया। इससे पहले नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष भी आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद की घोषणा भी की। ज़ेलेंस्की ने नॉर्वे के कदम की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। Вашому суспільству також за те, що ми це відчували, як люди виходили на вулиці з нашими прапорами, підтримуючи Україну з першого дня війни за свою. जिस वक्त दुनिया के देशों के बड़े नेता ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही थी। लेकिन रूस के हमलों के बीच अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की सरप्राइज विजिट ने सबको चौंका दिया। जिल बाइडेन ने यूक्रेन के बॉर्डर से लगे स्लोवाकिया के एक छोटे से गांव के स्कूल में ज़ेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे से गले भी मिली। जिल बाइडेन वहां करीब 2 घंटे तक रुकी और कहा, मैंने सोचा कि यूक्रेन के लोगों को दिखाना अहम था कि इस युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है और ये युद्ध क्रूरता के साथ लड़ा जा रहा है और ये भी कि अमेरिका के लोग मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ है। दुनिया के देशों के दौरे से ये माना जा रहा है कि रूस को संदेश देने की कोशिश है कि पुतिन चाहे जितनी भी ज्यादती कर ले, यूक्रेन को झुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महाशक्ति अमेरिका समेत बाकी देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन पर किसी भी तरह कब्जे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जंग के बादल अभी नहीं छटेंगे। रूसी सेना यूक्रेन पर और ज्यादा ताकत से हमले कर सकती है। दरअसल रूस के विक्ट्री डे से पहले न्यूक्लियर हथियारों की चर्चा शुरू हो गई। रूस ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि वो 30 मिनट के अंदर नेटो देशों को तबाह कर सकता है। यही नहीं, रूसी संसद के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों का बस एक ही जवाब है और वो है तीसरा विश्व युद्ध।
नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, या यूं कह लें कि नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज ये है कि नेटो के 30 सदस्य देशों को निस्तेनाबूद करने में रूस को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यानी रूस जब चाहेगा महज 30 मिनट के भीतर नेटो देशों को नक्शे से मिटा देगा। कहने को ये धमकी बेहद बचकानी लगती है, लेकिन इस धमकी को देने वाले का परिचय जानेंगे तो इन बातों में गंभीरता भी दिखेगी और बड़े खतरे की आशंका भी। नाम दिमित्री रेगोजिन, परिचय क्रेमलिन स्पेस एजेंसी के प्रमुख। महाजंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रेगोजिन ने सिर्फ नेटो देशों को धमकी नहीं दी, बल्कि रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का यह बयान रूस की RS-24 यार्स मिसाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसके लॉन्च होते ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ इसके टारगेट पर आ सकते हैं। रूस की RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 12,000 किलोमीटर दूर के किसी भी टारगेट को तबाह करने में इसे महज 30 मिनट लगेंगे। यही नहीं, इस मिसाइल को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक साथ 10 वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की विक्ट्री डे को लेकर दुनिया में पहले ही हलचल तेज है और इन सब के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख के बयान ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है और इन सब के बीच रही सही कसर रूसी संसद के अध्यक्ष ने पूरी कर दी। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस पर लगाए गए 10,128 प्रतिबंध दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए प्रतिबंधों में सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ एक विकल्प है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। नेटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की नाराजगी की वजह एकदम साफ है। युद्ध के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका की लगातार सैन्य मदद, जो ना तो रूस को रास आ रही है और ना पुतिन को, और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की का बयान रूस के गुस्से को और भड़का रहा है। Містам це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори. 2.5 महीने के महायुद्ध में यूक्रेन रूस की ताकत का हर दिन एहसास करता आ रहा है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए और यही बात पुतिन को युद्ध की नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया जिस पहलू से डरी हुई थी, वो पहलू अब डरावनी शक्ल अख्तियार कर रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा असर छोटे देशों पर पड़ा है और उसी में एक देश है मोल्दोवा। ये यूक्रेन का पड़ोसी देश है, लेकिन इस युद्ध की वजह से वो कंगाल हो चुका है। हालात वहां पर बद से बदतर हैं और ऊपर से मोल्दोवा पर एक और डर है, वो है रूसी सेना के हमले का। रूस यूक्रेन जंग का 75वां दिन। यूक्रेन में बरस रहा तबाही का बारूद। दुनिया में दिख रहा जंग का असर। रूस यूक्रेन जंग में मोल्दोवा कंगाल।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 75 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन में बरसते रूसी बारूद के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे इसका असर दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। इसके अलावा दुनिया के कई छोटे देश या तो कंगाल होने की कगार पर हैं या फिर कंगाल हो चुके हैं। ऐसा ही एक देश है मोल्दोवा, और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से मोल्दोवा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आलम यह है कि अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मोल्दोवा की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। मोल्दोवा में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के राष्ट्रपति को यूरोपियन यूनियन से मोल्दोवा से निर्यात किए जाने वाले सामान पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की अपील करनी पड़ी। Incidentele care s-au petrecut în regiunea transnistreană acum câteva zile sunt îngrijorătoare. Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forțe pro-război din interiorul regiunii, dar în același timp noi am auzit amenințări care au venit din partea unor generali ruși despre intenția lor de a ajunge până în Transnistria și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine. दरअसल मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा एक देश है। 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मोल्दोवा की आबादी करीब 26 लाख है। मोल्दोवा का शुमार यूरोप के सबसे गरीब मुल्कों में किया जाता है और आंकड़ों के लिहाज से मोल्दोवा यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश है। मोल्दोवा में मौजूद IMF के प्रतिनिधि रॉजर्स चावानी के मुताबिक लोन देकर भी मोल्दोवा को आर्थिक संकट से उबारा नहीं जा सकता है। दरअसल इंडस्ट्री और कृषि क्षेत्र कमजोर होने की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची है। मोल्दोवा की GDP का 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता था। मोल्दोवा की आबादी का करीब 45% हिस्सा यानी 12 से 15 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। मोल्दोवा अपनी गैस की 100% जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे हालात में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर देश मोल्दोवा की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोल्दोवा में यूक्रेन से भागकर आने वाले शरणार्थी। मोल्दोवा में इस वक्त करीब 90,000 यूक्रेनी शरणार्थी मौजूद हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के पहले ही दिन से मोल्दोवा यूक्रेन की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा की सरकार ने यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश होने के बावजूद यूक्रेन के हजारों नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी हुई है और शायद इसी बात से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज चल रहे हैं। बावजूद इसके मोल्दोवा सरकार ने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद देने का ऐलान कर रखा है। Ajunge până în Transnistria și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine își fac lucru pe malul drept, nu pot să ajungă pe malul stâng, dar chiar și așa încercăm să facem tot ce putem pentru a descuraja asemenea incidente și intenții de destabilizare. आर्थिक संकट और कंगाली से जूझते मोल्दोवा पर एक और बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है और वो खतरा है रूसी सेना के हमले का। चूंकि मोल्दोवा की सेना में महज 7,000 सैनिक ही हैं, लिहाजा अगर रूसी सेना ने उस पर हमला कर दिया तो वो रूस के सामने चंद घंटे भी नहीं ठहर पाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ओदेसा पर कब्जे के बहाने यूक्रेन के एक पड़ोसी देश मोल्दोवा पर कब्जा करना चाहता है और इस खतरे पर मोल्दोवा की राष्ट्रपति कुछ दिन पहले ही उनके देश पर होने वाले रूसी हमले का अंदेशा जता चुकी हैं। Mulțumesc, bineînțeles că incidentele care s-au petrecut în regiunea transnistreană acum câteva zile sunt îngrijorătoare. Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forțe pro-război din interiorul regiunii, dar în același timp noi am auzit amenințări care au venit din partea unor generali ruși despre intenția lor de a ajunge până în Transnistria
și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine